तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 5.32 है। क्वेश्चन है द प्लेन z इज इक्वल टू 0 सेपरेट रीजन 1 z ग्रेटर देन 0 which is a dielectric material with relative permittivity is equal to 4 from region 2 z less than 0 which is also a dielectric material with relative permittivity is equal to 6.5. If d1 is equal to 16 unit vector ax plus 30 unit vector ay minus 20 unit vector az Newton coulomb per meter square, find P1 and D2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D2। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो क्या दिया है, z इक्वल टू 0 है ना। वो क्या कर रहा है, वो दो मीडियम को वो सेपरेट कर रहा है। जैसे आपका ये आपका z इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, कौन सा प्लेन हो गया, वो एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। ये हो गया z इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो परपेंडिकुलर हुआ ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो इस पे जो परपेंडिकुलर वो कौन सा हो, क्या होगा वो डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर ना। तो ये जो रीजन है ये z ग्रेटर देन 0 और ये वाला जो रीजन है z लेस देन 0। तो ये जो पहला रीजन है, ये जो फर्स्ट रीजन है हमारा, है ना, इसमें क्या दे दिया है आपका एप्सिलॉन r1 कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। और इस रीजन में जो है d1 जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी 16 यूनिट वेक्टर ax प्लस 30 यूनिट वेक्टर ay माइनस 20 यूनिट वेक्टर az न्यूटन कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। दूसरा क्या दे दिया है, ये हो गया फॉर z ग्रेटर देन 0, फॉर z ग्रेटर देन 0 एंड फॉर z लेस देन 0। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी जो दे दिया है वो क्या दे दिया है, 6.5। आपसे पूछ रहा है कि d2 क्या होगा। और पहला मीडियम के लिए इसमें एक और क्वेश्चन था कि पोलराइजेशन क्या होगा, P1, है ना। तो यही क्वेश्चन है। सपोज करो ये आपका प्लेन है ना। यहाँ पे क्या z इक्वल टू क्या दे दिया है, 0 दे दिया है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये x और ये y, है ना। z इक्वल टू 0 का मतलब एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा, वो ए जेड होगा ना, यूनिट वेक्टर ए जेड। सपोज करो ये आपका एक्स वाई प्लेन है और ये इसका ये क्या हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए जेड, है ना। तो हमें करना क्या होता है कि जो d1 होगा उसका दो कंपोनेंट लिखना है हमें। d1 इज इक्वल टू d1n प्लस d2t। ओके, तो सबसे पहले हम जो है d1n कैसे निकालेंगे, d1n क्या हो जाएगा, d1 डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो अब d1 कितना दे दिया है, 16 यूनिट वेक्टर ax प्लस 30 यूनिट वेक्टर ay माइनस 20 यूनिट वेक्टर az डॉट। तो जो नॉर्मल वेक्टर था उस एक्स वाई प्लेन पे कौन था, वो az है। तो ये यूनिट वेक्टर az। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे सिर्फ z कंपोनेंट है तो z 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -20। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, d1n को -20 यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर ना। तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है आपका, चूंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है तो एक्स वाई प्लेन पे है, तो उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा ऑब्वियसली ये क्या होगा, वो ए जेड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, -20 ए जेड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि d2, अच्छा d1t क्या हो जाएगा। तो d1t क्या हो जाएगा, d1 में से क्या करेंगे, d1 नॉर्मल को हमने माइनस कर दिया। d1 कितना है, 16 यूनिट वेक्टर ax प्लस 30 यूनिट वेक्टर ay माइनस 20 यूनिट वेक्टर az माइनस 20 यूनिट वेक्टर az।
ये -20 क्या हो जाएगा आपका 16 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 30 यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 20 यूनिट वेक्टर ए जेड प्लस 20 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो क्या आ जाएगा 16 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 30 यूनिट वेक्टर ए वाई। ये क्या हो गया D1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट हमें फाइंड हो गया। अब कंडीशंस क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन आपने पढ़ा हुआ डाइलेक्ट्रिक के लिए कि जो D2n होगा और D1n दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा D2n D1n कितना आया है -20 यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके पहला। दूसरा कंडीशंस क्या होता है कि जो D1t है बाय एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू D2t बाय एप्सिलॉन 2। मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी कंटिन्यूअस होगा लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, D1t कितना आया है 16 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 30 यूनिट वेक्टर ए वाई बाय एप्सिलॉन को क्या लिखेंगे एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू D2t बाय एप्सिलॉन R2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक्चुअल परमिटिविटी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके तो ये क्या दे दिया 16 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 30 यूनिट वेक्टर ए वाई बाय एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन दोनों कैंसिल हो गया, क्लियर ना। तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन R1 कितना दे दिया है 4 दे दिया है इज इक्वल टू D2t बाय ये कितना दिया है एप्सिलॉन R2 6.5। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो D2t आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 26 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 48.75 यूनिट वेक्टर ए वाई। ओके सॉल्व करने पे, है ना। तो D2 कितना हो जाएगा D2 इज इक्वल टू D2n प्लस D2t। तो D2n कितना -20 यूनिट वेक्टर ए जेड प्लस 26 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 48.75 यूनिट वेक्टर ए वाई। ये आपका क्या निकल गया और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसको मैं एक्स वाई जेड के टर्म में लिख लूँ शुरू में 26 ए एक्स प्लस 48.75 यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 20 यूनिट वेक्टर ए जेड न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया D2। तो फॉर जेड लेस देन 0 के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू ये होगा, है ना। एक और क्वेश्चन था इसमें कि फॉर जेड ग्रेटर देन 0 के लिए जो है P1 कितना होगा, है ना। तो अब क्या फॉर्मूला क्या होता है, एक रिलेशंस जो होता है D1 इज इक्वल टू जो होता है एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस P1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस P1। P1 क्या है हमारा पोलराइजेशन। इसको आप क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट को E1 को क्या लिखोगे D1 बाय एप्सिलॉन 1 प्लस P1। तो ये एप्सिलॉन नॉट D1 और एप्सिलॉन 1 क्या लिखोगे एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस P1। ये कट गया एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा D1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस P1। ओके इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा D1 माइनस D1 बाय एप्सिलॉन R1। तो D1 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R1। D1 कितना निकला दिया हुआ था, D1 जो है हमारा 16 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 30 यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 20 यूनिट वेक्टर ए जेड डॉट सॉरी मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाय
एप्सिलॉन R1 कितना दे दिया है, वो 4 दे दिया है। तो जो सॉल्व करेंगे आप, तो जो पोलराइजेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये सॉल्व करके आ जाएगा पोलराइजेशन P1 इज इक्वल टू 12AX माइनस प्लस 22.5 यूनिट वेक्टर AY माइनस 15AZ क्लियर न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो ये आपका क्या निकल गया, पोलराइजेशन। तो यही क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन यही था ना कि Z इक्वल टू 0 क्या करता है, दो मीडियम को सेपरेट करता है ना। तो पहला मीडियम में दे दिया था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, उसका रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया था। अब से पूछा जा रहा था फॉर Z लेस देन 0 के लिए, मतलब दूसरे मीडियम के लिए में रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया था। तो आपसे पूछ रहा था D2 क्या होगा और पहला मीडियम में पोलराइजेशन क्या होगा, यही क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।